अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1296वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमारे देश में ऐसे हज़ारों मुसलमान हैं जिन गरीबों के ऊपर देशद्रोह के इल्ज़ामात लगाकर, आतंकवाद के इल्ज़ामात लगाकर उनको ज़बरदस्ती जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और जब उन पे जुर्म साबित नहीं हुआ, पता चला मुजरिम तो कोई और है, फिर उन लोगों को 12 साल, 20 साल, 30 साल के बाद में जेल की सलाखों से आज़ाद कर दिया गया। मक्का मस्जिद, हैदराबाद, मालेगांव, ऐसे ही समझौता एक्सप्रेस और भी बहुत सारे केसेस हमारी नज़रों के सामने हैं जिनमें सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों को उठाया गया था। लेकिन उन केसेस का क्या हुआ? वो बेचारे बाइज़्ज़त बरी हो गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक लंबा टाइम बर्बाद हो गया और उन पे जो दाग लगाया गया देशद्रोह, आतंकवाद का, बहुत सारे नाम हैं मुझे याद आते हैं। उनमें से एक नाम मुझे याद आ रहा है, अब्दुल करीम तुंडा। आप अगर देखेंगे 70-80 साल का बूढ़ा आदमी जिसकी पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, उनको गिरफ़्तार कर दिया गया। ये इसके राइट हैंड है, उसके राइट हैंड है, मास्टरमाइंड है, ऐसा है वैसा है, और जेल की सलाखों में रखने के बाद बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। अच्छा, इन केसेस में प्रॉब्लम क्या होता है? जब इस तरीके से गिरफ़्तार किया जाता है तो मीडिया न्यूज़ चैनल 8-8 दिन और 15-15 दिन जो है ना चिल्लाते रहते हैं कि मास्टरमाइंड को पकड़ा गया, गिरफ़्तार किया गया। ऐसे ही पिछले सालों में दिल्ली के अंदर एक गेस्ट हाउस से 2 कश्मीरी नौजवानों को पकड़ा गया और वहाँ पे क्या सामान बरामद हुआ तो पता चल रहा है वहाँ पे तपेले हैं, भगोने हैं खाना पकाने के। अल्लाह हिफाजत फरमाए। यहाँ तक के मोहतरम दोस्तों, आपको सुनकर हैरत होंगी कि 2 स्कूल में पढ़ने वाले नौजवान बच्चे, उनकी तस्वीरें जो है जगह जगह पे लगा दी गई दिल्ली में और अलर्ट कर दिया गया कि आतंकवादी घुसे हैं। बाद में उन्होंने ही आकर मीडिया चैनलों के ऊपर ये बयान दिया, अरे भाई हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम काहे के आतंकवादी हैं और हम कोई किसी दूसरे मुल्क से नहीं आए हुए हैं, यहीं पे हम लोग रहते हैं। उनको ख़ुद को मीडिया पे आके ये बात बतानी पड़ी। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है? जो हमारे देश के असली गद्दार है, असली आतंकवादी है, जिन्होंने देश के साथ में इतना बड़ा घात किया, देश के साथ में इतना बड़ा उन्होंने देशद्रोह किया, हम उसके ऊपर पर्दा डालते हैं और बेचारे मासूमों को मुजरिम बनाकर पेश करते हैं और उन मासूमों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। ये जो लंबी चौड़ी तकरीर मैंने आपको किया वो ये समझाने के लिए, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी का चेयरमैन, रिपब्लिक टीवी का सीनियर एग्जीक्यूटिव, रिपब्लिक टीवी का सीनियर एंकर, जो चिल्ला चिल्ला कर पूछता है भारत, पूछता है भारत। आप लोगों ने देखे होंगे ना उसका प्रोग्राम कभी। अब भारत उससे पूछता है, आपको पता है उसके ऊपर जो टीआरपी यानी जो डुप्लीकेट टीआरपी या फेक टीआरपी बढ़ाने का जो केस दर्ज हुआ है, उसके तहत में गवर्नमेंट ने यानी महाराष्ट्र पुलिस ने, एक तो अर्नब गोस्वामी को के ऊपर उसकी कार्रवाई चल रही है, ऐसे ही मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ जो फेक टीआरपी का केस था, जो फेक टीआरपी यानी इन्होंने लोगों के घरों में जाकर उन लोगों को 500-500 रुपये महीना देकर उनको ये कहा था कि तुम 24 घंटे सिर्फ रिपब्लिक टीवी देखना। जो झोपड़पट्टी एरिया, गरीब एरिया है, वहाँ पे लोगों को डेली के 500-500 रुपये दिए जा रहे थे और उनको इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा था टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो मुंबई पुलिस ने जो है उसके ऊपर कार्रवाई की। अब जब कार्रवाई की तो जो टीआरपी है, वो टीआरपी जिस इंसान के कंट्रोल में वो होता है उसे कहते हैं BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके जो चेयरमैन थे पार्थो दास गुप्ता, उनको भी गिरफ्तार किया गया। अब पार्थो दास गुप्ता जो है, उनकी पूरी व्हाट्सअप चैट यानी जो भी उन्होंने जो है क्योंकि जो आदमी इस तरीके से फेक टीआरपी पर भी किसी चैनल को नंबर 1 की पोजीशन दे रहा है तो वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो तो ऑलरेडी अरेस्टेड है मुंबई पुलिस के अंडर में। अब मुंबई पुलिस ने क्या किया, ये जो टीआरपी केस है, ये टीआरपी केस के अंडर में अर्नब गोस्वामी और पार्थो दास गुप्ता के दरमियान में जो व्हाट्सअप चैट हुई थी, जितनी भी, वो पूरी क्या पूरी व्हाट्सअप चैट की बुनियाद पर और जितने ईमेल्स थे और जितना आपस में कन्वर्जेशन हुआ था और जितनी बातचीत हुई थी, 3400 पेजेस की
पूरी क्या पूरी एक चार्जशीट तैयार की है। अब वो 3400 पेजेस की जो चार्जशीट है उसके अंदर ये सारे डिटेल्स हैं। अब आपको सुनकर हैरत होंगी कि देश की वो खुफिया जानकारी, देश की वो इतनी सेंसिटिव जानकारी अगर जो लीक होकर हमारे दुश्मन देशों के पास में पहुंच जाती थी तो हम सोच भी नहीं सकते थे हमारे देश को उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए कि वो जो सेंसिटिव जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के जो आला ओहदेदार होते हैं, एकदम जो ए क्लास के ऊपर जो बैठे हुए लोग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके और देश का जो होम मिनिस्टर गृह मंत्री होता है उनके दरमियान में की जाती है। हैरत की बात यह है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, आप लोगों को याद होगा बालाकोट के अंदर हमारी आर्मी ने बालाकोट जाकर वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक उसके होने से 3 दिन पहले ही अर्नब गोस्वामी और पार्थो दास गुप्ता, इन दोनों के बीच में चैट चल रही है और अर्नब गोस्वामी पार्थो दास गुप्ता को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में सब कुछ बता रहे हैं कि इस तरीके की प्लानिंग हो चुकी है और आगे इस तरीके का एक्शन लिया जाने वाला है। विल बी हैपन समथिंग बिग, इस तरीके के सेंटेंस उसके अंदर यूज़ किए गए, इस्तेमाल किए गए। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, उसके 3 दिन बाद में बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है। तो ये जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और जानकारी थी ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी के जो आला ओहदेदार होते हैं, जो क्लास 1 के जो जनरल कर्नल और ऊपर के लोग होते हैं, ये उनके और देश के होम मिनिस्टर के दरमियान में होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस अर्नब गोस्वामी तक कैसे पहुंची और अर्नब गोस्वामी 3 दिन पहले पार्थो दास गुप्ता से उसके साथ में चैट कर रहा है, यही चीज़ें अगर लीक होकर बाहर चली जाती तो आप सोच नहीं सकते हैं देश को उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। मुझे आप बताओ, जो गाड़े पे चाय बेचने वाले, रिक्शे चलाने वाले, भंगार की दुकान लगाने वाले, टायर पंचर बनाने वाले मुसलमान, जिनको आतंकवाद और देशद्रोह के इल्ज़ामात के अंदर उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, वो असली देश के गद्दार थे या ये गद्दार है जो 3 दिन पहले देश की एक सेंसिटिव और खुफिया जो जानकारी है व्हाट्सएप के ऊपर दूसरों से उसके बारे में डिस्कस कर रहा है और उसको शेयर कर रहा है? आप मुझे बताइए। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप सोच सकते हैं 3400 पेजेस की वो जो चार्जशीट है उसके अंदर और भी बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव मालूमात है, इन्फॉर्मेशंस है जो देश के बिल्कुल यानी जो देशद्रोह के अंडर में आती है और 1923 के जो कानून है उसके तहत में अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो है देशद्रोह का भी केस चलाया जा सकता है। इसी तरीके से अरुण जेटली साहब जो हमारे देश के यानी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, अरुण जेटली साहब जिस वक्त वो वेंटिलेटर पे थे, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, उस वक्त में भी अर्नब गोस्वामी को इस बात का गुस्सा और इस बात की चिढ़ थी कि अरुण जेटली साहब जो है उनकी वजह से मेरी कई मीटिंग्स रद्द हो चुकी है और मेरा स्केड्यूल जो है वो आगे पीछे हो चुका है। वो भी उस चैट के अंदर पार्थो दास गुप्ता को बता रहा है कि यार इसी टाइम पे इस इंसान को भी बीमार होना था या उनको हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पे जाना था, जिसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हो चुका है। आप सोचिए जो इंसान देश के फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में इस तरीके से, मतलब अरुण जेटली साहब का जो परिवार है, उनकी जो फैमिली है और इसी तरीके से जिस मतदार संघ से वो जीत कर आते थे या उनके लाखों जो मानने वाले हैं, उस वक्त वो गम में डूबे हुए थे और उसी टाइम पे अर्नब गोस्वामी इस टेंशन के अंदर था और इस बात का उसको गुस्सा था कि इनको इसी वक्त में जो है वेंटिलेटर पे जाना था क्या। इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो है अर्नब गोस्वामी ने पार्थो दास गुप्ता के साथ में शेयर की है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे आपको सिर्फ यही बताना है कि देश के असली गद्दार जो है ना, असली गद्दार यही है। इन्हीं लोगों ने देश को खोखला किया हुआ है। मुझे वो जुमला याद आ रहा है जो मैंने किसी किताब के अंदर पढ़ा था। उसके अंदर ऐसा बताया गया था कि एक टेररिस्ट 50 लाख रुपये देकर पुलिस के एक ऑफिसर को रिश्वत देकर वो छुटकारा हासिल कर लेता है और एक वकील साहब उसी टेररिस्ट की सफाई कोर्ट के अंदर पेश करते हैं। आखिर में कोर्ट जो है उस टेररिस्ट को मुजरिम करार देती है, तो जो उसके अगेंस्ट में वकील साहब होते हैं वो टेररिस्ट का जो वकील होता है उसको कहते हैं, बोले भाई साहब
50 लाख रुपये लेकर इन ऑफिसर साहब ने पूरे केस को ही बदल दिया। अगर और 50 लाख उसमें बढ़ा देते, 1 करोड़ देते, तो शायद आपका भी नंबर लग जाता और कभी मुजरिम को सज़ा भी नहीं मिलती थी। यही हाल मेरे मोहतरम दोस्तों इस पूरे केस के अंदर मेरे बताने का मकसद यही है कि अर्नब गोस्वामी के जैसे जो गद्दार होते हैं, देशद्रोही होते हैं, असल जो कार्रवाई है इनके ऊपर होना चाहिए। देश के असली गद्दार ये अर्नब गोस्वामी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये असली गद्दार है देश के, जिन्होंने देश को घात लगाया हुआ है। देश के पेट पे इन्होंने जो है सीने पे बड़े बड़े ज़ख़म कर दिए और ज़ख़म करके जो है देश छोड़ के भाग गए। अच्छा है कि अर्नब अभी भी जो है महाराष्ट्र पुलिस के अंडर में है। इसकी वजह से महाराष्ट्र पुलिस से हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे देशद्रोहियों पर, देश के गद्दारों के ऊपर, जो उन्होंने देश के साथ में घात किया हुआ है, देश की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और जानकारी को एक दूसरे के साथ में शेयर किया हुआ है, टीआरपी ही नहीं बल्कि टीआरपी को छोड़कर बाकी ये सारे भी जितने भी सेक्शंस होते हैं उसके अंडर में उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर जो है केस चलाकर ऐसे देश के असली गद्दारों को कीफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बस इसी बात पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।